दोस्तों नमस्कार। राजस्थान अध्ययन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए काफ़ी दिनों के पश्चात हम पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। राजस्थान के पश्चात जो भारत का इतिहास है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। यद्यपि ये जो टॉपिक आज का टॉपिक है इसको अपने पहले पढ़ा चुके हैं, फास्टली रिपीट कर रहे हैं। आज का टॉपिक रहेगा मौर्य प्रशासन के बारे में। इसके बारे में मौर्य प्रशासन जो कि भारत में काफ़ी विस्तृत क्षेत्र तक इसका साम्राज्य था, उसी साम्राज्य के बारे में जो मुख्य मुख्य फैक्ट्स हैं यद्यपि अपने पढ़ चुके हैं, इसलिए फास्टली रिपीट करने का प्रयास करेंगे। मौर्य साम्राज्य में मेन पॉइंट्स है, केवल उनको हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा। आप रिपीट के उद्देश्य से इसको पढ़ें। मौर्य साम्राज्य का पहली बात टाइम पीरियड रहता है 322 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक। पहला फैक्ट क्या, मौर्य साम्राज्य का जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक था? 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक, कुल यानी 137 वर्षों तक मौर्य साम्राज्य रहा। संस्थापक सभी जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ। अब एक जस्टिन यूरोपियन इतिहासकार है, वो कहता है चंद्रगुप्त मौर्य सेंड्रोकोट्स है, यानी सेंड्रोकोट्स नाम का जो शब्द यूज लेता है वो जस्टिन किसके लिए? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। ठीक है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की। यानी सेंड्रोकोट्स कौन कह रहा है? जस्टिन कह रहा है। लेकिन विलियम जोन्स नाम का एक और इतिहासकार आता है, वो बताता है कि सेंड्रोकोट्स और चंद्रगुप्त एक ही है, दो व्यक्ति हो गए ना। जस्टिन तो पहले सेंड्रोकोट्स शब्द यूज करता है, लोगों को पता नहीं चंद्रगुप्त मौर्य क्या चीज़ है, लेकिन लोगों को बताता है सेंड्रोकोट्स ही चंद्रगुप्त मौर्य है। वो व्यक्ति है विलियम जोन्स। पढ़ चुके हैं आपने। अब आगे चलते हैं। मुद्रा राक्षस भारत का एक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ है जो कि विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था। मुद्रा राक्षस सभी जानते हैं, विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था। इसमें इन्हें वृषल कहा जाता है। वृषल का मतलब क्या होता है? नीच कुल में पैदा हुआ व्यक्ति। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ये जानकारी कहाँ से मिलती है? मुद्रा राक्षस की। मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त ने लिखी थी, उसके आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य नीच प्रकृति का है। नीच प्रकृति नहीं है, नीच कुल में पैदा हुआ है। बात कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य की। 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक, यानी कुल 137 वर्षों तक मौर्य साम्राज्य रहा। चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे, जिसका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा था जस्टिन ने। इसकी पहचान करवाई थी विलियम जोन्स ने, ये भी पढ़ चुके हैं। मुद्रा राक्षस में वृषल कहा था किसको? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, काफ़ी पढ़ चुके हैं, केवल रिपीट के उद्देश्य से इसको पढ़ें। फास्टली रिपीट कर रहे हैं, केवल जो हाईलाइट करने वाले टॉपिक है उनको पढ़ेंगे। चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र सभी जानते हैं, जिसका संबंध राजनीति से है, बस ये ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र विषय से संबंधित नहीं है, बल्कि राजनीति से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा, ये भी अपने पढ़ चुके हैं। वह जैन धर्म का अनुयायी था। कब बैठा? 322 ईसा पूर्व में तो गद्दी नसीन होता है। वह जैन धर्म का अनुयायी था, यानी उनके गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। ये अपने काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं मौर्य साम्राज्य में। जो जैन धर्म है उसमें अपने पढ़ा था। भद्रबाहु जो कि दक्षिण में चले गए थे, श्रवण बेलगोला, वहाँ इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। अंतिम समय श्रवण बेलगोला कर्नाटक में ही बिताया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। भद्रबाहु तो वापिस आ जाते हैं, और जब जैन धर्म का विभाजन हो जाता है श्वेतांबर दिगंबर में, लेकिन चाणक्य के जो गुरु यानी चाणक्य के दम पर जिन्होंने शासन स्थापित किया था मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य, वो श्रवण बेलगोला में ही अपना अंतिम समय बिताते हैं। ये पूछ सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसलिए इसको हाईलाइट भी करना है, याद भी रखना है, बार बार रिपीट करना ही करना है। कब हराया ये भी पूछ सकते हैं। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ की। ठीक है, हारने के बाद जो भी संधियाँ करती है, संधियाँ के तहत अपनी पुत्री का विवाह करना पड़ा। वह काबुल, कंधार, हेरात, मकरान प्रांत चंद्रगुप्त को दे दिए। ये भी पूछ सकते हैं
क्या क्या समझौते हुए चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ, उसमें सेल्यूकस निकेटर पराजित हुआ और पराजित होने के पश्चात अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करना पड़ा। नाम आता है कार्नेलिया। इसके अलावा कुछ क्षेत्र देना पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य को, जिसका नाम है काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। कुछ लोग कहते हैं कि शादी में दहेज के रूप में दे दिए, लेकिन याद करना साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से चंद्रगुप्त मौर्य ने वो क्षेत्र उनसे छीन लिए थे। अब आता है मेगस्थनीज। लगभग सभी ने नाम सुना है मेगस्थनीज का। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, वही सेल्यूकस निकेटर जिसने कार्नेलिया अपनी पुत्री की शादी किसके साथ की थी? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ की थी। ये उसी का राजदूत है। राजदूत का मतलब एक सेनापति ही कह सकते हैं, जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया। अब मेगस्थनीज ने क्या लिखी? मेगस्थनीज ने एक पुस्तक ली जिसका नाम था इंडिका। इंडिका का मतलब इंडिया के बारे में वर्णन था, और जहाँ जहाँ मौर्य साम्राज्य विस्तृत था उसके बारे में डिटेल से जानकारी दी गई थी। इसका मतलब क्या था? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र उस समय, और वर्तमान की अगर कहें तो पटना कहेंगे। क्या नाम था उसका? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है कि कैसी राजधानी थी, कितने प्राचीर थे, कितने दुर्गें थी, सुरक्षा का क्या स्तर था। इन सभी की जानकारी इंडिका में मिलती है, जो लिखी थी मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत और चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी था। इसने लिखा है कि जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में मनाया जाता था। जब राजा आता था ना जनता के सामने, वो जश्न के रूप में मनाया जाता था। तथा पाटलिपुत्र के विशाल प्राचीर से घिरे होने 570 बुरुज, 64 द्वार होने का वर्णन है। ये मतलब विशालता के बारे में जानकारी दे रहा है। किसकी? पाटलिपुत्र की। इतनी बड़ी राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच 305 ईसा पूर्व में युद्ध जो हुआ था उसका वर्णन किसने किया? ये पूछ सकते हैं एपियानस ने। ये अपने पढ़ा है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ, कार्नेलिया की शादी की, कंधार, हेरात, मकरान जैसे क्षेत्र छीन लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन उस युद्ध का वर्णन किसने किया? तो वर्णन करता है एपियानस। याद कर लेना, कुछ यहाँ लेखकों के नाम है, वो जरूर याद करने हैं। एपियानस। अगला एक लेखक है जिसका नाम आता है प्लूटार्क। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। ये अलग अलग मत हैं इतिहासकारों के। एपियानस तो कहता है वो छीन लेता है, वो वर्णन करता है। प्लूटार्क क्या कहता है? जब कार्नेलिया की शादी होती है तो शादी में दहेज के रूप में 500 हाथी भी देता है। कौन? शादी के बदले में चंद्रगुप्त देता है सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में, अपने ससुर को। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में संथारा के कारण हुई। संथारा मतलब एक जैन धर्म का प्राणांत करने की एक विधि है, जिसके द्वारा परम सत्ता को याद करते हुए अन्न जल का त्याग करते हुए अपने प्राणों का त्याग करना होता है। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट में इस पर अभी भी मनन चल रहा है संथारा प्रक्रिया को। अपने विवाद में नहीं पढ़ना चाहते, ये धर्म विषय से जुड़ा हुआ है, तो अपने याद करना है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब होती है? 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में। श्रवण बेलगोला कहाँ पे है? कर्नाटक में। उसके पश्चात फिर आए थे बिंदुसार। ये अपने पढ़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 269 ईसा पूर्व तक आए। इसका दूसरा नाम क्या था? दूसरा नाम था इसका अमित्रघात। क्या नाम था? बिंदुसार का दूसरा नाम अमित्रघात था। ठीक है। 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। वह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, ये याद करना है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या क्या नाम दिया गया? भद्रसार, वारिसार। बिंदुसार के नाम कौन कौन से हो गए? अमित्रघात हो गया, भद्रसार हो गया, वारिसार हो गया। ठीक है। स्ट्रेबो इतिहासकारों का काफ़ी महत्व है, वही याद कर लेना। अब स्ट्रेबो क्या कह रहा है? सीरियन नरेश यानी सीरिया का जो राजा, सीरिया के देश है, वहाँ के राजा थे अंतियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेक्स नामक राजदूत भेजा, जो कि मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? स्ट्रेबो एक इतिहासकार है, वह कहता है कि सीरिया के राजा थे अंतियोकस, उसने बिंदुसार के दरबार में डायमेक्स नामक राजदूत भेजा। यहाँ याद करना है कौन सा इतिहासकार किस राजदूत के बारे में बात कर रहा है, याद कर लेना। स्ट्रेबो कर रहा है डायमेक्स के बारे में। स्ट्रेबो किसके बारे में बात कर रहा है? डायमेक्स के बारे में। डायनोसियस नहीं है, डायमेक्स है ये।
और किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। बिंदुसार के दरबार में डायमेक्स नामक राजदूत आता है। कहाँ का? सीरियन नरेश एंटियोकस ने भेजा है, जो कि मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। वो चला सेल्यूकस निकेटर के बाद में मेगास्थनीज के बाद में डायमेक्स, ये सीरीज चली आ रही है लगातार। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा जाता है, ये भी याद करना। उपनाम जो भी है सिंहसेन किसका उपनाम है? तो ये बिंदुसार का नाम है। इसके शासनकाल में 2 विद्रोहों का वर्णन तक्षशिला है, जिनको दबाने के लिए सुसीम और बाद में अशोक को भेजा जाता। जब बिंदुसार शासन कर रहा था तब उसके साम्राज्य में कुछ लोगों ने विद्रोह कर दिया। उस विद्रोह को दबाने के लिए पहले तो सुसीम को भेजा, अशोक के बड़ी भाई को, उसके बाद में अशोक को भेजा और अशोक ने इसको दबा दिया और अपनी महानता का परिचय दे दिया था। ये कौन कह रहा है? स्ट्रेबो कह रहा है। स्ट्रेबो, सीरियन नरेश एंटियोकस, डायमेक्स, याद कर लेना, बिंदुसार के दरबार में। अब आता है एथीनियस। अलग अलग इतिहासकारों में अगला नाम आता है एथीनियस का। वो बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस फेस्ट से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। स्ट्रेबो अलग कह रहा है। स्ट्रेबो तो कह रहा है क्या? बिंदुसार, एंटियोकस जो था सीरिया का राजा, उसने अपने डायमेक्स को भेजा था, राजदूत को। लेकिन एथीनियस कहता है उसने सीरिया का शासक था ना एंटियोकस ने, उसने मदिरा, सूखे अंजीर, एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। किससे? सीरिया के राजा से की। बौद्ध विद्वान तारानाथ वही जिसने तंग्यूर जैसे ग्रंथों की रचना की थी। बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया गया। बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया गया है। अब आता है महान शासक, महान सम्राट, दुनिया का एक ऐसा राजा जिसने विश्व में शांति स्थापना करने की प्रथम कोशिश की। उसका नाम था सम्राट अशोक, जिन्होंने 269 ईसा पूर्व में अपने साम्राज्य की शुरुआत की। 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी ग्रहण की। मगध साम्राज्य था, पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी। 269 ईसा पूर्व में गद्दी धारण करते हैं। राजगद्दी पर बैठते समय अवंती का राज्यपाल था। इसका मतलब क्या हुआ? छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था, प्रांतों में बंटा हुआ था, और एक प्रांत था जिसका नाम था अवंती, उसका राज्यपाल था अशोक। लेकिन 269 में वो मगध की राजगद्दी, जो कि पाटलिपुत्र में इसकी राजधानी थी, वहाँ बैठा। मास्की और गुर्जर अभिलेख में इन्हें अशोक कहा जाता है। ये भी पूछा जा सकता है, अपने पहले भी पढ़ चुके हैं। मास्की और गुर्जर अभिलेख है, उन्हीं अभिलेखों में केवल अशोक को अशोक कहा जाता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा जाता है। ये पूछ सकते हैं अशोक को गुर्जर और मास्की अभिलेख में अशोक कहा है, पुराणों में क्या कहा है? अशोक वर्धन कहा है। 261 ईसा पूर्व में जब अशोक के शासन का 8वां साल चल रहा था, तब कलिंग की लड़ाई, कलिंग वर्तमान में उड़ीसा जो भी है, उड़ीसा में कलिंगा स्टेडियम भी है, जो भी आजकल हॉकी का स्टेडियम है विश्व स्तर का। उसी कलिंगा में एक उसकी राजधानी थी तौसली। उस तौसली पर अधिकार कर लिया। इसका मतलब 261 ईसा पूर्व जब 8वां साल था, जिस समय सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और मानवता के लिए उन्होंने हिंसा को त्याग दिया था, उस पर आक्रमण किया। कब? 261 ईसा पूर्व में। कितने साल हो गए थे शासन के? 8 साल हो गए थे। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा टोलमी फिलाडेल्फस ने पाटलिपुत्र में डायोनीसियस नामक राजदूत भेजा। ये प्लिनी कह रहा है। स्ट्रेबो किसकी बात कर रहा है? वो डायमेक्स की बात कर रहा है। ये प्लिनी की बात कर रहा है। प्लिनी पहली शताब्दी का है। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा टोलमी फिलाडेल्फस ने पाटलिपुत्र में डायोनीसियस नामक राजदूत भेजा। कब भेजा? अशोक के दरबार में। याद कर लेना, डायमेक्स आता है बिंदुसार के दरबार में, डायोनीसियस आता है अशोक के दरबार में। डायमेक्स के बारे में कौन कह रहा है? स्ट्रेबो। और डायोनीसियस के बारे में कौन कह रहा है? प्लिनी। अशोक के गुरु का नाम क्या था? ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अशोक के गुरु का नाम क्या है? अशोक के गुरु का नाम है, क्या नाम है? बौद्ध उपगुप्त। उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करा। बराबर की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ 4 गुफाओं का निर्माण किया। और उन गुफाओं का नाम पूछा जा सकता है। कौन कौन सी गुफाएं थी? कर्ज, चौपाट, सुदामा, विश्व झोंपड़ी। ये 4 गुफाएं हैं। कहाँ? बराबर की पहाड़ियों में। कौन करवा रहे हैं? सम्राट अशोक। कौन से संप्रदाय की बात करें? आजीविक संप्रदाय की। ठीक है। अशोक के पुत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा की प्रदान की। अशोक का पुत्र था कौन? दशरथ।
उसने आजीविकों के लिए नागार्जुन गुफा बनाई। अशोक ने स्वयं ने आजीविकों के लिए कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोंपड़ी नामक गुफाओं का निर्माण करवाया बराबर की पहाड़ियों में। और उसके पौत्र थे दशरथ, उसने भी नागार्जुन गुफा का निर्माण करवाया बराबर आजीविकों के लिए, मतलब अन्य धर्मों को भी सह दे रहे थे। अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी। ये फैक्ट है, जरूर याद कर लेना। अशोक ने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। उसने विभिन्न देशों में अपने प्रचार के लिए, धम्म की प्रचार प्रसार के लिए अन्य विदेशों में भी अपने दल को भेजा, जिसमें अपने ही पुत्र महेंद्र और अपने ही पुत्र संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा। भारत में शिलालेख को प्रारंभ करने का श्रेय अशोक को ही जाता है। जितने भी शिलालेख है सबसे पहले सम्राट अशोक ने ही प्रारंभ किए थे, जिसमें अफगानिस्तान में ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया, उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान खरोष्टी लिपि का, भारत में ब्राह्मी, यहाँ तक कि भारत में चारों लिपियों का प्रयोग मिलता है। अशोक के अभिलेख ये पढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक में, क्योंकि ये अभिलेख काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इनके बारे में डिटेल से लगातार पढ़ते रहेंगे। अभी अपने जो पढ़ा है केवल उसको रिपीट करें, ठीक है। तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।